Hello and welcome to Legal Scenario. Let's get started with the lesson Introduction to Fundamental Rights of Indian Constitution. So first of all, Introduction to Fundamental Rights जो है वो दो क्वेश्चन रेज करता है। सबसे पहले हमें वो दो क्वेश्चन जानने बहुत असेंशियल है। इन्हीं दो क्वेश्चन के आंसर से हम जान पाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स आखिरकार है क्या। सो First question, why fundamental rights are said as a fundamental? कि fundamental rights को आखिरकार fundamental क्यों कहा जाता है? And second question, comparison between the fundamental rights and other constitutional rights and legal rights or statutory rights. Legal rights और statutory rights एक ही हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। एज द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट, फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है बिकॉज अंडर सम कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं वो इवन उनकी पार्लियामेंट, उनकी सोवरेन गवर्नमेंट, इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी रिपील मॉडिफाई नहीं कर सकती उन राइट्स को, आपसे छीन नहीं सकती वो राइट्स। इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उन राइट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकती, उन राइट्स को नॉन एग्जिस्टेंट नहीं बना सकती उन देशों की पार्लियामेंट, उन देशों की गवर्नमेंट। बट क्या ये प्रिंसिपल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई होता है? तो वेदर दिस प्रिंसिपल अप्लाइज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो? The answer to this question would be definitely no, because in Indian constitutions there existed various constitutional amendments and those amendments are recognized by the judicial decision. कि इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए और उनमें से बहुत सारे अमेंडमेंट्स है जो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई रिपीट भी किया है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया ने उनको रिकॉग्नाइज भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इंडिया की गवर्नमेंट है, जो इंडिया की पार्लियामेंट है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड कर ले तो वो फंडामेंटल राइट को भी रिपील कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, नॉन एग्जिस्टेंट बना सकती है, आपसे फंडामेंटल राइट छीन सकती है। लेकिन शर्त यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना होगा और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आपको मिनिमम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा है, वो 50% ऑफ दी हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसके वोट, और साथ ही में आपको 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं जो उनका भी आपको वोट चाहिए, और वो भी दोनों हाउस से, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड देन प्रेसिडेंट असेंट देने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंडेड हो जाता है। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं विद दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड स्टैट्यूटरी राइट्स। सो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मैं बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक कंटेन करता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 32 है वो भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है, क्योंकि वो भी 12 to 35 के बीच में लाई कर रहा है। 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है वो बताता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट गारंटीड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अफेक्टेड पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द सेड फंडामेंटल राइट। कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का या फिर कंपनी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाए तो वो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कंपनी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अप्रोच कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट।
एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उस राइट को एनफोर्स करने से आपको मना नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। बताया था कि इस आर्टिकल के बिना सारे आर्टिकल अधूरे हैं। They would become a dead letter. They would become non-existent. So आप आर्टिकल 32 की वैल्यू और उसी के साथ फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू जान गए होंगे। एंड सेकेंडली आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट grants power to High Court also to issue writs for the enforcement of the fundamental right in case of violation. So मतलब कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स भी अगर किसी व्यक्ति, ग्रुप ऑफ पीपल, कंपनी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। एंड इसका मतलब ये हुआ कि अफेक्टेड पर्सन कैन अप्रोच ईदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली और ईदर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, और वो उसकी चॉइस होगी। आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो आर्टिकल 14 बताता है कि लॉ के सामने इक्वालिटी होगी, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा लॉ के सामने। एक तरफ आम नागरिक के लिए कानून बन रहा है, वही कानून एमपी एमएलए के लिए भी लागू होगा। कोई आपसे इस बात से इनइक्वालिटी नहीं किया जाएगा। किसी कोई व्यक्ति अमीर है गरीब है, दोनों को लो एक समान ट्रीट करेगा। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे। वहीं आर्टिकल 19 बोलता है कि सिटीजन्स के पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट, आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं आर्टिकल 25 आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, आपको रिलीजन का प्रोफेशन, प्रैक्टिस या फिर प्रोपेगेट करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 29, 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को फंडामेंटल राइट देता है, बोलता है कि भाई आप माइनॉरिटी, चाहे लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी हो या फिर कल्चर के बेस पे माइनॉरिटी हो या फिर रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटीज हो, आपको अपना कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आपके पास। और आप इन केस ऑफ वायलेशन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी आपके एनफोर्समेंट के लिए मना नहीं कर पाएगा। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अफेक्टेड पार्टी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो 1981 से पहले रूल ये था कि ओनली अफेक्टेड पार्टी परमिटेड टू अप्रोच द कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। लेकिन उस रूल से एक इनजस्टिस हो रहा था। मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है लेकिन एजुकेटेड है, उसको अपने फंडामेंटल राइट्स का पता है और उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाता है, लेकिन ड्यू टू इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस ही could not approach the Supreme Court or High Court for the enforcement of the fundamental right. In that case, कोर्ट किसी और पर्सन को उसके बिहाफ पे अलाउ नहीं करती थी 1981 से पहले। लेकिन जस्टिस पीएन भगवती जी ने, जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म के पायनियर भी माने जाते हैं, और उन्होंने एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में एक रूल प्रोपाउंड किया, और उस रूल को आप अच्छे तरह से जानते हैं। उस रूल को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन शॉर्ट पीआईएल बोला जाता है। एंड पीआईएल कहता है इट इज नो मोर नेसेसरी टू बी द अफेक्टेड पार्टी टू अप्रोच द कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन डू सो इवन थ्रू ए लेटर on a behalf of person or a group of person who for any reason may not be in a position to approach the court.
कि अगर कोई व्यक्ति किसी रीजन से कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहा है तो कोई भी पर्सन में उसके इंटरेस्ट में, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में, उसके बिहाफ पे या फिर पब्लिक के बिहाफ पे भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। तो ये कितना अच्छा रूल प्रोपाउंड किया। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दिए हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लाई कर रहा। बाकी जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई देयर इज ए प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन की इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल और यूनियन लेवल विल बी रन फॉर द 5 years, कि एक बार चुनाव जीतने के बाद वो 5 साल गवर्नमेंट देश चलाती है। एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ दीजिए, वो कि नेशनल इमरजेंसी आ जाए एंड ऑल, तो बात अलग है। लेकिन जनरली अगर ऑर्डिनरी केस है तो 5 साल का टाइम पीरियड होता है और 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होता है। अब मान लीजिए कि पार्लियामेंट एक, या फिर मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है अभी रन में और वो एक लॉ ले आते हैं, ऑर्डिनरी लॉ ले आते हैं और अपने दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा से पास करवा के और लिखते हैं कि अब से जो भी सरकार चुनाव जीत के आएगी वो 10 साल के लिए ऑफिस में रहेगी और 10 साल के बाद दोबारा चुनाव लड़ना। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन, वायलेशन। एंड इन दिस केस यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर 226 डायरेक्टली, but you cannot approach the Supreme Court directly. हाई कोर्ट्स को ही अप्रोच कर सकते हो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 226। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टैट्यूटरी राइट्स की। स्टैट्यूटरी राइट्स आर दोज राइट्स which are created, conferred by ordinary law of land, and remedy for enforcing those statutory rights are also mentioned in those respective statutes. But in this case, unless it is explicitly provided in that statute, rights for the enforcement, affected party cannot approach High Court as well as Supreme Court of India directly. Affected party, unless it is expressly provided, can approach the lower court directly only. हाँ, माना कि आप अपील में अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो सकते तो आप हाई कोर्ट में जरूर अपील कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ हो रही है डायरेक्टली अप्रोच करने की, तो डायरेक्टली नहीं होगा। स्टैट्यूटरी राइट्स का मतलब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। किसी व्यक्ति के साथ चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, और इंडियन पीनल कोड बताती है कि भाई थेफ्ट हो गया तो आप FIR करवा सकते हैं। FIR कराएंगा और जो अक्यूज्ड होगा तो उसके खिलाफ केस चलेगा। तो आपके पास ये स्टैट्यूटरी राइट है कि आप उसके खिलाफ केस कीजिएगा, और लेकिन वो आप केस सिर्फ सेशन कोर्ट में ही कर सकते हो। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते कि मेरे साथ जी चोरी हुआ है। आपको लोअर लेवल पे सेशन कोर्ट हो गया और कोर्ट हो गया, उस पे करेंगे। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया मान लीजिए, और बी ने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, तो आपके पास क्या रेमेडी है? क्या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाओगे? नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये स्टैट्यूट ने राइट दिया है। आप डायरेक्टली सिविल कोर्ट में जाओगे क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, और रीड विद CPC आप कोर्ट ऑफ लोअर लेवल पे जाओगे। तो ये हमने आज जाना तीनों में कंपैरिजन। और नाउ आई एम रैपिंग दिस लेसन, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। आगे के लेसन्स बहुत इंटरेक्टिव होंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। आई विल
give you the practical knowledge and deep knowledge with regarding to fundamental rights as well as whole constitution. So be with me. See you in the next lesson. Bye.